बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोल दिया जाता है उष्मा रसायन। ठीक है, उष्मा रसायन का क्या मतलब है कि ये साइंस में जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको बोल दिया जाता है उष्मा रसायन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उष्मा रसायन कहलाता है। जैसे मान लो दहन की अभिक्रिया हो रही है, अब आप समझते हैं जब दहन होगा तो उष्मा उत्सर्जित होगी, तो वो जो दहन में जो उष्मा उत्सर्जित हो रही है ना, उसको जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे वो हमारे आता है उष्मा रसायन के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उष्मा रसायन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं उष्मा रसायन अभिक्रिया क्या होती है। उष्मा रसायन अभिक्रिया का मतलब क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं N2 गैस प्लस CH2 गैस से हमने 2NH3 बना दिया, उसका डेल्टा H लिखा हुआ है। उष्मा रसायन अभिक्रिया का मतलब क्या है? नंबर एक रासायनिक अभिक्रिया है जो संतुलित होनी चाहिए। पहली बात तो संतुलित होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जितने भी क्रियाकारक उत्पाद है सबकी भौतिक अवस्था मेंशन होनी चाहिए। और तीसरी बात, उसके अंदर जो हीट चेंज हो रहा है वो इंडिकेट करे। तो जो इन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है उसको बोल दिया जाता है एक उष्मा रसायन अभिक्रिया। तीनों रिक्वायरमेंट क्या क्या है? नंबर एक तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। नंबर दो, सभी की भौतिक अवस्था उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। और नंबर तीन, उसके अंदर जो हीट चेंज हो रहा है वो भी उसके अंदर इंडिकेट होना चाहिए। जो इन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरी करे उसको बोलते हैं उष्मा रसायन अभिक्रिया। डेफिनेशन लिखी हमने, वह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। नंबर एक, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो क्रियाकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था तथा उष्मा परिवर्तन की जानकारी देती है, उष्मा रसायन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब जो उष्मा रसायन अभिक्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। उष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलते हैं? ऐसी उष्मा रसायन अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित करके संपन्न होती है उसको बोला जाता है उष्माशोषी अभिक्रिया। वह उष्मा रसायन अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित कर संपन्न होती है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जिसमें मान लिया मेरे पास A और B तो क्रियाकारक है और ये क्रिया करके COD उत्पाद बना रहे, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? A गैस प्लस B गैस। सपोज क्रियाकारक के जब उत्पाद बना रहे हैं तो इन्होंने क्या किया? X किलो जूल उष्मा को अवशोषित कर लिया। अगर उष्मा अवशोषित कर रहा है तो उष्मा शोषी होगी, और अगर उष्मा अवशोषित कर रहा है तो उष्मा को हम जोड़ेंगे क्रियाकारक की ओर। तो देखो क्रियाकारक मिल गया प्लस X किलो जूल, इससे बन गया C गैस प्लस D गैस बन गया। ठीक है, आप ये भी समझते होंगे, आपने उष्मा क्रियाकारक में जोड़ी है, क्रियाकारक में जोड़ो या उत्पाद में से माइनस करो, बात एक ही है। इसको ये भी लिखा जा सकता है A गैस प्लस B गैस, इससे हमने बना दिया C गैस प्लस D गैस, और या उत्पाद में से लिख दिया माइनस X किलो जूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, A प्लस B गैस से C प्लस D बना दिया, इसको डेल्टा H के रूप में लिख दिया। डेल्टा H होता है एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा H जो होता है ना, ये होता है बेटा Hp माइनस HR। डेल्टा H बराबर होगा Hp माइनस HR। अब आपको बता देते हैं Hp HR में से ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो क्रियाकारक है, क्रियाकारक जब क्रिया करने आया उसके पास कुछ उष्मा थी, उसको बोलेंगे क्रियाकारक की एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब जब वो क्रिया करके उत्पाद बनाएगा तो कुछ उष्मा अवशोषित कर लेगा, तो उत्पाद की एंथैल्पी तो ज्यादा ही होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, उष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर Hp का जो मान होता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्रियाकारक की एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होती है। तो हमने डेल्टा H जो होता है ना वो Hp माइनस HR होता है। अभी भी क्या बोला? उष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर Hp का मान HR से ज्यादा होगा, तो Hp का मान अगर HR से ज्यादा होगा तो डेल्टा H का साइन पॉजिटिव आता है, इसलिए बोल देते हैं एंडोथर्मिक अभिक्रिया जो है यानी उष्माशोषी अभिक्रिया का डेल्टा H पॉजिटिव होता है। तो इसको एक डेल्टा H के रूप में भी लिखा जा सकता है। लिखा हमने डेल्टा H बराबर प्लस X किलो जूल। ये तीन तरह से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसका ग्राफीय निरूपण, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम बना रहे, Y अक्ष पर तो हमने ले लिया एंथैल्पी को, और X अक्ष पर इसकी गति या इसको ले लिया हमने प्रोग्रेस। इस प्रकार के जो ग्राफ है आपको ध्यान होगा केमिकल काइनेटिक्स में भी हम बनाते थे। केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ अगर याद करें तो ग्राफ काइनेटिक्स के अंदर इस टाइप का ग्राफ बनता था। याद करो, ये ग्राफ बनता था, ये उष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ होता था। इसको बोलते थे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और इसको बोलते थे हम एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखा जाता था। अब हमें केवल और केवल एंथैल्पी को दिखाना है। एंथैल्पी क्या बोलती है कि स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था ये रहा, ये अंतिम अवस्था। तो अगर एंथैल्पी देखना है,
एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये तो ग्राफ बना है मैंने, देख लीजिए ये ग्राफ बन गया, ये वाला इस टाइप का ग्राफ बन गया। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ग्राफ को देखने से भी पता लग रहा है एचपी का मान एचआर से ज्यादा होता है। ये होगा एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे उष्माशोषी हो या उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, उसके अंदर होगा क्या, क्रियाकारक के बंध टूटेंगे और उत्पाद के अंदर बंधों का निर्माण होगा। क्रियाकारक के बंध टूटेंगे तो बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। उत्पाद के अंदर बंध का निर्माण होगा, तो जब बंध बनेगा तो वहां से उष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए सपोज हमने उसको 100 किलो जूल ऊर्जा दी। जब उत्पाद के अंदर बंध बने तो पता लगा उसमें से 80 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित हो गई। तो हमने कितनी दी, 100, उत्सर्जित कितनी हुई, 80। तो कुल मिला के बाद एक तरह से उसने 20 किलो जूल उष्मा को अवशोषित कर लिया। उसको बोल दिया जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी क्यों हुआ, क्योंकि क्रियाकारक के बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक उष्मा है उसका मान बंध के बनने पर जो उष्मा निकली उससे ज्यादा होता है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या कंडीशन बनी कि क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक उष्मा है उसका मान उत्पाद के बनने पर, जो उत्पाद के बंध बनने पर जो उष्मा उत्सर्जित होगी उससे हमेशा ज्यादा होता है। तो ये लिखा हमने, क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा का मान ग्रेटर देन उत्पाद के बंध बनने पर उत्सर्जित उष्मा से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अभी भी समझाया था कि जो उष्माशोषी अभिक्रिया है उसके अंदर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी। आपको पता है एंथैल्पी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब जो उष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसके अंदर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमने लिख दिया क्रियाकारक का जो स्थायित्व होता है वो उत्पाद के स्थायित्व से अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर किसी यौगिक का निर्माण हुआ और वो उष्माशोषी अभिक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ, तो क्या बोलेंगे, अगर एक किसी यौगिक का निर्माण उष्माशोषी अभिक्रिया से हो रहा है तो वो जो यौगिक बना उसको बोल दिया जाता है उष्माशोषी यौगिक। उष्माशोषी अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक को उष्माशोषी यौगिक बोल दिया जाता है। अब इस समझना, जैसे मान लो एक तो यौगिक X बना, एक यौगिक Y बना। X जो यौगिक बना वो 10 किलो जूल उष्मा को अवशोषित करके बना, यौगिक जो Y बना वो 20 किलो जूल उष्मा को अवशोषित करके बना। तो जो जितनी ज्यादा उष्मा अवशोषित करके बनेगा उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। इस बात का ध्यान रखना, यानी एक यौगिक बन रहा है और यौगिक के बनने पर वो जितनी ज्यादा उष्मा अवशोषित करके बनेगा उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो लिखा हमने, जो यौगिक जितनी अधिक उष्मा अवशोषित करके बनेगा वो यौगिक उतना ही कम स्थायी होगा। यानी भाई ज्यादा उष्मा अवशोषित करने का मतलब उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, एंथैल्पी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी ना। समझ में आ गई बात। अब इसके एग्जांपल बता देता हूं, उष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जांपल क्या होते हैं। नंबर 1 इसका एग्जांपल हमने ले लिया, ये तो आप जानते होंगे, गलन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। गलन हो तो भी उष्मा की आवश्यकता होगी, वाष्पीकरण में भी उष्मा की आवश्यकता होती है और ऊर्ध्वपातन के अंदर भी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो तीनों तो होते ही उष्माशोषी है। तो लिख दिया मैंने, गलन की अभिक्रिया, वाष्पीकरण की अभिक्रिया और ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया। नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण, आपको भी याद होगा, प्रकाश जो संश्लेषण है वो फोटोन को अवशोषित करके संपन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। एक लिया हमने वियोजन की अभिक्रिया, वियोजन तोड़ना है तो जैसे होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन एंडोथर्मिक अभिक्रिया होगी। यानी जो वियोजन की अभिक्रिया होती है वो होती है एंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो एंडो के एग्जांपल क्या क्या बन गए बेटे, नंबर 1 गलन की अभिक्रिया, नंबर 2 वाष्पीकरण की अभिक्रिया, नंबर 3 वियोजन की अभिक्रिया, नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण और नंबर 5 पे हमने ले लिया वियोजन की अभिक्रिया। ये सब होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए जी अब आपको बताएंगे उष्मा रसायन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है उष्माशोषी और दूसरा होता है उष्माक्षेपी। तो सेकंड बात करें उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोल दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे, वो रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा उत्सर्जित करके संपन्न होगी उसको बोल दिया जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह उष्मा रसायन अभिक्रिया जो उष्मा उत्सर्जित कर संपन्न होती है इसको बोल दिया जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका प्रदर्शन बता देता हूं, A+B से हमने बना दिया C+D और उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो हमने उत्पाद में लिख दिया +X किलो जूल। आपने उष्मा को उत्पाद में लिखा तो क्रियाकारक में से माइनस कर दो, ये लिखा हमने A+B से हमने -X किलो जूल, इसे हमने C+D बना दिया है। ठीक है, इसको डेल्टा H के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो इसको मैं भी लिख सकते हैं A+B से हमने बना दिया C+D और यहाँ का डेल्टा H लिखा मैंने -X किलो जूल। अब माइनस क्यों है फिर समझा देता हूँ। डेल्टा H बराबर Hp - HR होता है। उष्मा से P का मतलब जब उत्पाद बनेगा तो कुछ उष्मा उत्सर्जित हो जाएगी। आप इसको समझ लो कि जैसे मान लो क्रियाकारक जब क्रिया करने आया तो उसके पास 100 किलो जूल ऊर्जा थी तो 100 किलो जूल होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
जब उत्पाद बना तो उत्पाद बनते समय उसने 20 किलो जूल उष्मा को उत्सर्जित कर दिया, इसका मतलब उत्पाद की एंथैल्पी होगी 80, क्योंकि 100 लाया था 20 चला गया तो उत्पाद की तो 80 बचेगी ना। इसका मतलब उष्मा से पेय अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा होती है। तो डेल्टा H बराबर Hp माइनस HR, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी, HR का मान Hp से ज्यादा होगा, तो डेल्टा H का मान तो नेगेटिव आएगा ना। इस बात का ध्यान रखना कि उष्मा से पेय अभिक्रिया का डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर माइनस x किलो जूल। ठीक है, ग्राफीय निरूपण, ग्राफ बताते हैं, वही ये जो ग्राफ है वो केमिकल काइनेटिक्स से बना दिया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ग्राफ इस टाइप से बना देते हैं। ये लीजिए, ये उष्मा से पेय अभिक्रिया का ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी तो अवस्था फलन है, तो प्रारंभिक अंतिम अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था रही, ये अंतिम अवस्था रही, तो ग्राफ बन गया ना, ये लाइन बन जाएगी। ये लीजिए, हमने लाइन बना दी है, ये बन गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये बन गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का मान एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी बिल्कुल वैसे पॉइंट देखो। अब उष्मा से पेय अभिक्रिया है, इसका मतलब क्रियाकारक को बंधों को तोड़ने के लिए जो उष्मा देंगे और उत्पाद के बंध के बनने पर जो उष्मा उत्सर्जित होगी, तो उत्सर्जित उष्मा ज्यादा होगी तभी तो उष्मा से पेय होगी। तो पॉइंट क्या लिखा, क्रियाकारक के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा का मान ये कम होगा उत्पाद के बंध बनने पर उत्सर्जित उष्मा से। यहाँ पर स्थायित्व की बात करें, Hp HR में से कौन बड़ा है, HR बड़ा है, यानी HR बड़ा यानी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, इसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने लिख दिया क्रियाकारक का स्थायित्व कम होगा उत्पाद के स्थायित्व से। इसमें भी सेम वही, उष्मा से पेय अभिक्रिया में अगर कोई उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो जो उत्पाद बना उसको बोलेंगे उष्मा से पेय यौगिक। उष्मा से पेय अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक को उष्मा से पेय यौगिक कहा जाता है। अब इसमें भी देखो, किसी दो उत्पाद बने, एक उत्पाद X बना, एक उत्पाद Y बना, X भी उष्मा से पेय अभिक्रिया से बना, Y भी उष्मा से पेय अभिक्रिया से बना। X के बनते समय उसने 10 किलो जूल उष्मा को उत्सर्जित किया, Y बनते समय उसने 20 किलो जूल उष्मा को उत्सर्जित कर दिया। तो जिसने ज्यादा उष्मा उत्सर्जित करी उसकी खुद की उष्मा कम होगी, यानी स्थायित्व उसका ज्यादा होगा। तुम क्या बोलेंगे, उत्पाद के बनने पर जो जितनी ज्यादा उष्मा उत्सर्जित करके बनता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। ये लिखा ना, उत्पाद के बनने पर जितनी अधिक उष्मा उत्सर्जित होगी वो उत्पाद उतना ही अधिक स्थायी होता है। इसके भी एग्जाम्पल बता देते हैं। उष्मा से पेय अभिक्रिया का एग्जाम्पल नंबर 1, दहन की अभिक्रिया। दहन की अभिक्रिया उष्मा से पेय अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन का दहन, मीथेन का दहन, बेंजीन का दहन, जितने भी दहन है वो सब उष्मा से पेय अभिक्रिया होते हैं। नंबर 2, उदासीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल क्षार मिला देते हैं, अम्ल क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है। इस प्रक्रिया में भी उष्मा उत्सर्जित होती है, तो हमने एग्जाम्पल लिख दिया दहन अभिक्रिया। नंबर 2 लिखा हमने उदासीकरण अभिक्रिया। नंबर 3 श्वसन की अभिक्रिया, रेस्पिरेशन, ये भी उष्मा से पेय अभिक्रिया होता है। नंबर 4 लिखा संभवन, वियोजन उष्मा शोषी है, तो वियोजन का उल्टा क्या बना, संभवन यानी निर्माण। तो निर्माण की अभिक्रिया जो होती है, संभवन की अभिक्रिया, वो भी उष्मा से पेय अभिक्रिया होती है। पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जो होते तो संभवन है, होते तो निर्माण की अभिक्रिया है, पर वो निर्माण होते हुए भी उष्मा शोषी होते हैं, तो इसके कुछ अपवाद है। तो जो 4th वाला एग्जाम्पल है इसके हमने कुछ अपवाद लिख दिए, इंपॉर्टेंट है। N2+O2 हमने बना दिया NO, या N2O बना दो, NO2 बना दो, N2O4 बना दो। आप देख सकते हैं इन सब के अंदर निर्माण हो रहा है, निर्माण होते हुए भी ये एक्सो नहीं हो गया और ये एंडोथर्मिक होती है। इसका कारण क्या दिया जाता है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, क्रियाकारक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता ज्यादा होगी। इन इस अभिक्रिया में क्या होगा, बंधों को तोड़ने के लिए, जो पॉइंट लिखा ना, बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा का जो मान होगा, इसका जो मान है वो उत्पाद के बंध के बनने की जो उत्सर्जित होगी उससे ज्यादा है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेना। बी लिखा हमने O2+F2 से OF2+O2F2, इसमें भी सेम वही कहानी है। क्रियाकारक को बंधों के तोड़ने के लिए जो आवश्यक उष्मा है उसका मान उत्पाद बनने पर जो उत्सर्जित उष्मा उससे ज्यादा होता है। कार्बन+2 सल्फर सॉलिड से कार्बन डाइसल्फाइड गैस बना दिया। इसमें भी ये कार्बन हमारा सॉलिड है, ये सल्फर भी सॉलिड है। आपको पता है कि जब एटम क्रिया करते हैं, एटम क्रिया करेंगे गैस अवस्था में और ये सॉलिड है, तो सॉलिड से पहले गैस बनाना पड़ेगा, इसलिए हमको चाहिए ऊर्ध्वपातन की उष्मा। तो वही बात आ गई, क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा का मान ज्यादा है, इसलिए ये भी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और वैसे मैं नटशेल में एक बात बताऊं, आपसे कोई भी एक अभिक्रिया दे दे, ऐसी अभिक्रिया दे दे जिसको आपने कभी देखा ही नहीं और आपसे बोला ये भैया उष्मा शोषी क्यों है, तो उसका आंसर देना है बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक उष्मा का मान
बंद बनने पर जो उत्सर्जित उष्मा उससे ज्यादा, इसलिए उष्मा शोषी है। अगर कोई अभिक्रिया उष्मा से पी है तो उसका कारण क्या है कि बंद के बनने पर जो उष्मा उत्सर्जित हो रही है उसका मान बंद को तोड़ने के लिए जो आवश्यक उष्मा है उससे ज्यादा है, इसलिए उष्मा से पी है। तो उष्मा से पी और उष्मा शोषी का एक सिंगल एग्जांपल ये देना, बंद की तोड़ने की ऊर्जा से ये देना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ये बता दिया, उष्मा रसायन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक होती है उष्मा से अभिक्रिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभिक्रिया उष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं डेल्टा एच। अभिक्रिया उष्मा ऑब्लिक अभिक्रिया एंथैल्पी, इसको बोल दिया जाता है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है समझना। इसको मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऐसा एग्जांपल लिखा मैंने H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से हमने H2 लिक्विड गैस बना दिया और इसके साथ में लिखा हुआ डेल्टा एच बराबर -286 किलोजूल पर मोल, ये लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया को देख के पता लग रहा है संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, नंबर एक। दूसरा, जितने भी क्रियाकारक उत्पाद है सबकी भौतिक अवस्था बता रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, इसके अंदर जो उष्मा में परिवर्तन हुआ इसको भी बता रहा है, तो इसको बोल सकते हैं ये एक उष्मा रसायन अभिक्रिया है और इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, इसको देख के पता लगा ये एक उष्मा से भी अभिक्रिया है। ये तो ठीक है। अब देखो ये संतुलित है। इसकी रासायनिक गतिविधि क्या है, हाइड्रोजन का गुणांक 1 है, ऑक्सीजन का गुणांक आधा है और वाटर का गुणांक 1 है। तो हमें से बोलते हैं ना 1 मोल हाइड्रोजन जब आधे मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 मोल वाटर बनाएगा तो उसके साथ में 286 किलोजूल उष्मा को उत्सर्जित करेगा। इसका मतलब ये जो 286 किलोजूल उष्मा है ये उत्सर्जित कब होगी, 286 किलोजूल उष्मा कब उत्सर्जित होगी, जब हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ क्रिया करेगा। 1 मोल का मतलब ये भी बोल सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन, आधे मोल ऑक्सीजन का मतलब ये भी बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो 286 किलोजूल उष्मा है ये कब मिलेगी, जब 1 मोल हाइड्रोजन आधे मोल ऑक्सीजन के साथ में पूर्ण क्रिया करेगा। मान लो आपने क्या बोला, हाइड्रोजन को तो आपने 2 मोल ले लिया और ऑक्सीजन का आपने 1 मोल ले लिया। हाइड्रोजन का कितना ले लिया, 2 मोल ले लिया, ऑक्सीजन का कितना लिया, 1 मोल ले लिया। देखो ये जो 286 है ये कब निकला, जब एक आधे से क्रिया करता है। अब आपने इसका 2 लिया, इसका 1 ले लिया, यानी क्रियाकारक के मोल दुगने कर दिए। और एंथैल्पी आपको पता है, एंथैल्पी जो है वो विस्तीर्ण गुणधर्म में मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो आपने क्रियाकारक की मात्रा दुगनी करी, उत्सर्जित उष्मा भी दुगनी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है तो जो उष्मा उत्सर्जित हो रही है हो जाएगी 286 का 2 गुना उष्मा उत्सर्जित हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया के साथ में जो नीचे डेल्टा एच लिखा होता है, इसका ये उष्मा कब मिलती है, तो ये उष्मा कब मिलेगी, जब उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक के मोल दर रखे उनकी पूर्ण क्रिया होगी। तो देखो यहाँ इसका 1 और आधा, तो 1 आधा क्रिया करेगा तो ये 286 किलोजूल उष्मा उत्सर्जित करेगी। तो ये जो 286 है इसको बोलेंगे इस अभिक्रिया की अभिक्रिया उष्मा, इस अभिक्रिया की अभिक्रिया एंथैल्पी। तो अभिक्रिया उष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी का क्या तात्पर्य हुआ, ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमको एक उष्मा रसायन अभिक्रिया दे रखी है, उसमें क्रियाकारक के जितने मोल है उनके पूर्ण क्रिया करने पर जो भी उष्मा में परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे उस अभिक्रिया की अभिक्रिया उष्मा, उस अभिक्रिया की अभिक्रिया एंथैल्पी। लिखा हमने, उष्मा रसायन अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक के मोलों के पूर्ण क्रिया करने पर उत्सर्जित ऑब्लिक अवशोषित उष्मा अभिक्रिया उष्मा कहलाती है। ठीक है, ये तो हमने ले लिया अभिक्रिया उष्मा। इसी प्रकार से ले सकते हैं मानक अभिक्रिया उष्मा या मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, मानक अभिक्रिया उष्मा या मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिक्रिया उष्मा को हमने लिखा डेल्टा एच से, मानक अभिक्रिया उष्मा को लिखेंगे डेल्टा एच, उसके ऊपर ऐसे नोट लगा दिया। इस नोट का मतलब होता है मानक, और मानक का मतलब याद है, मानक की स्थिति का मतलब बताया था मैंने, अधिकतम स्थायित्व की स्थिति, और अधिकतम स्थायित्व होता है कमरे के ताप पर जो लेना होता है 25 डिग्री। तो जब भी मानक की स्थिति की बात करें, ताप का मान लेना है 25 डिग्री, दाब का मान लेना है एक बार और एक एटम लगभग बराबर होते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। तो मानक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मानक की स्थिति में जो अभिक्रिया उष्मा होगी उसी को बोलेंगे मानक अभिक्रिया उष्मा। देखा हमने, मानक की स्थिति में अभिक्रिया उष्मा, तो मानक की स्थिति में जो भी अभिक्रिया उष्मा है उसका मतलब है मानक अभिक्रिया उष्मा। इसको लिख दिया जाता है डेल्टा एच नोट, डेल्टा एच के ऊपर नोट लगा दिया जाता है। ठीक है जी, अब आपको बता देते हैं ये जो अभिक्रिया उष्मा है इसको प्रभावित करने वाले कारक, थर्डिंग लिखा हमने, अभिक्रिया उष्मा को प्रभावित करने वाले कारक। इस अभिक्रिया उष्मा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक ले लिया क्रियाकारक की मात्रा, पहला जो कारक है वो हमने ले लिया क्रियाकारक की मात्रा। हमने कभी क्रिया लिखी कार्बन प्लस O2, इस हमने बना दिया CO2, इसके नीचे लिखा डेल्टा एच बराबर -393 किलोजूल। ये अभिक्रिया है। मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया को 2 से गुणा किया, 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन से, पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया।
अब आपको पता है एंथैल्पी विस्तृत गुणधर्म में अगर क्रिया कारक की मात्रा दुगनी करेंगे तो अभिक्रिया ऊष्मा का मान भी दुगना हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच है ना बेटा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एच होगा -2 टाइम्स ऑफ 393 किलो जूल। तो सीधा सीधा फंडा ये, अगर आपने किसी उष्मा रासायनिक अभिक्रिया को किसी गुणांक से गुणा कर दिया तो उस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच है वो भी उस गुणांक से गुणा हो जाएगा। हाँ, अगर किसी गुणांक का भाग लगा दिया तो डेल्टा एच के अंदर भी उस गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा, कारण अभिक्रिया उष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी विस्तृत गुणधर्म होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया क्रिया कारक की भौतिक अवस्था। ये जो अभिक्रिया उष्मा है इसका मान क्रिया कारक की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से मैंने H2 लिक्विड बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है -285 किलो जूल पर मोल। एक और अभिक्रिया लिखी मैंने H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से हमने बना दिया H2O गैस और इसका डेल्टा एच लिखा -248। आप देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखोगे तो क्रिया कारक में दोनों के क्रिया कारक समान है, क्रिया कारक की भौतिक अवस्था भी सेम है। हाँ, जो उत्पाद है उत्पाद दोनों में सेम है पर उत्पाद की भौतिक अवस्था अलग अलग है। यहाँ H2 लिक्विड बन रहा है और यहाँ H2 गैस बन रहा है, यानी भौतिक अवस्था अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया उष्मा का मान भी अलग अलग है, यहाँ 285 है और यहाँ 248 है। इसलिए हम बोलते थे अभिक्रिया उष्मा का मान भौतिक अवस्था पे भी डिपेंड करता है। इसलिए बोला जाता है जब कभी भी आप उष्मा रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे तो नंबर 1 संतुलित होनी चाहिए। संतुलित क्यों होनी चाहिए? क्योंकि क्रिया कारक की मात्रा पर निर्भर करता है। और दूसरा बोलते हैं सभी की भौतिक अवस्था मेंशन होनी चाहिए, कारण ये रहा आपके सामने, क्योंकि भौतिक अवस्था पे भी डिपेंड करता है। चलिए जी, अब देखो हुआ क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसने H2 लिक्विड का निर्माण किया। जैसे H2O को लिक्विड का निर्माण हुआ, पता लगा 285 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित हो गई। अब आपकी इच्छा हुई कि मेरे को H2 लिक्विड नहीं चाहिए, मेरे को तो H2 गैस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उस H2O को लिक्विड से गैस में बदलना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में बदलने के लिए उसको तो उष्मा देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अभी जो 285 किलो जूल उष्मा निकली थी उससे 37 किलो जूल उष्मा वापस लेके और उस H2O लिक्विड को दे दिया। तो लिक्विड को देते लिक्विड ने गैस को बना लिया। तो 37 किलो जूल पता है क्या रहा, 285 में से अगर 37 को देखा जाए तो डिफरेंस आएगा 248। इसका मतलब ये जो 285 और जो 248 है इसका डिफरेंस 37 किलो जूल कहाँ गया, तो ये 37 किलो जूल इस H2O को लिक्विड से गैस में परिवर्तित करने में कंज्यूम हो गया है। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए जो उष्मा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की उष्मा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 37 किलो जूल है ये बन गई इस जल के वाष्पीकरण की उष्मा। तो ये लिख भी दिया हमने, जल की वाष्पीकरण उष्मा बराबर 37 किलो जूल प्रति मोल। प्लस क्यों लगाया, वाष्पीकरण का मतलब एंडोथर्मिक होता है, अभी बताया था इसलिए प्लस लगा देते हैं। और पता एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, सवाल ऐसे पूछ लेगा, एक अभिक्रिया ये लिख देगा, एक अभिक्रिया ये लिख देगा, आपसे पूछा जाएगा जल की वाष्पीकरण उष्मा का मान है, 4 ऑप्शन बना के दे दिए, उत्तर टिक कर देना, प्लस 37 दे रखा है। हाँ, मतलब कैसे देगा, इन दोनों की डिफरेंस निकालो, अपने आप आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तीसरा कारक हमने ले लिया अपर रूप एलोट्रोपिक फॉर्म। ये जो अभिक्रिया उष्मा है या जो अभिक्रिया एंथैल्पी है इसका मान एलोट्रोपिक फॉर्म अपर रूप पे भी निर्भर करता है। इसको भी एग्जांपल से बता देता हूँ। सभी जानते हैं कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। ये लिखा हमने कार्बन Gr का ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस से CO2 गैस बना दिया। इसका डेल्टा एच लिखा हुआ है -393 किलो जूल प्रति मोल। दूसरा लिखा CD का मतलब डायमंड, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस हमने CO2 गैस बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है -395 किलो जूल प्रति मोल। आप दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखो, दोनों के क्रियाकारक सेम है, दोनों के उत्पाद सेम है, बस अंतर इतना सा है यहाँ कार्बन ग्रेफाइट ले रखा है और यहाँ कार्बन डायमंड ले रखा है, यानी दोनों का अपर रूप अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया उष्मा का मान भी अलग है। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि अभिक्रिया उष्मा का मान अपर रूप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अब ये जो पहली अभिक्रिया दे रखी है कार्बन का ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2, ये कार्बन ग्रेफाइट के दहन की अभिक्रिया है। दूसरा कार्बन डायमंड प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने का दहन करवा रहे, दूसरे डायमंड की दहन की अभिक्रिया है। तो पहली अभिक्रिया जो है ग्रेफाइट के दहन की अभिक्रिया है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ग्रेफाइट का जब हमने दहन करवाया तो 393 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित हुई, जब हमने डायमंड का दहन करवाया तो 395 किलो जूल उष्मा निकली, यानी डायमंड को जलाने पर उष्मा ज्यादा निकली। इसका मतलब ये हुआ डायमंड आसानी से जल गया। आसानी से क्यों जला, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जिसका स्टेबिलिटी कम होगी उसका दहन भी आसानी से होगा, जो आसानी से जलेगा तो उसको जलाने पर उष्मा भी तो ज्यादा मिलेगी ना। तो मेरे को पता लगा डायमंड की स्टेबिलिटी कम है, यानी ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना, तापीय स्थायित्व हमने लिख दिया। ग्रेफाइट की
जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायमंड से ज्यादा होती है। इसी प्रकार की बात हम करेंगे सल्फर रोम्बिक में और सल्फर मोनोक्लिनिक में। तो याद कर लो, सल्फर रोम्बिक की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो थर्मल स्टेबिलिटी सल्फर मोनोक्लिनिक की थर्मल स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज्यादा, सल्फर रोम्बिक की स्टेबिलिटी सल्फर मोनोक्लिनिक से ज्यादा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर, नियत दाब तथा नियत आयतन की स्थिति। अभिक्रिया ऊष्मा का मापन करते समय या तो हम आयतन नियत रख के उसका मापन करते हैं या फिर हम दाब को नियत रख के मापन करते हैं। अगर आपने दाब को नियत रख के उसका मापन किया, मतलब आपने डेल्टा एच मेजर कर लिया। अगर आपने आयतन को नियत रख के उसका मापन किया तो आपने उसका डेल्टा ई मेजर कर लिया। और आप समझते होंगे डेल एच और डेल ई तो डिफरेंट होते हैं। तो लिखा हमने नियत दाब की अभिक्रिया ऊष्मा तो वो डेल्टा एच होगा, नियत आयतन की अभिक्रिया ऊष्मा तो डेल्टा ई होगा। इनके बीच में रिलेशन होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये लीजिए, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। पांचवा फैक्टर लेंगे ताप टेम्परेचर। पांचवा फैक्टर हमने ले लिया ताप टेम्परेचर। और अभिक्रिया ऊष्मा जो है उस पर जो ताप का प्रभाव है वो बताया जाता है किरचॉफ समीकरण के द्वारा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किरचॉफ समीकरण की। किरचॉफ समीकरण या तो हम नियत दाब पे लगाएंगे या नियत आयतन पे लगाएंगे। तो किरचॉफ समीकरण क्या लिखिए, पहले लिख रहा हूं नियत दाब पर। तो नियत दाब पर डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा एच एट T2 T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा Cp। ये हो गया नियत दाब पर। अगर नियत आयतन पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ई एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा ई एट T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा Cv, ठीक है। तो ये हो गया नियत दाब पर और ये हो गया नियत आयतन पर। यहाँ पर डेल्टा एच की बात कर लेते हैं। डेल्टा सीपी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट की सीपी माइनस रिएक्टेंट की सीपी। ये लिखा ना, समेशन ऑफ सीपी ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ सीपी ऑफ ऑल रिएक्टेंट। डेल्टा सीपी का मतलब जितने भी उत्पाद है उनकी सीपी को जोड़ना है, उसमें से क्रियाकारक की सीपी को माइनस करना होता है। डेल्टा एच T1 का क्या मतलब है, डेल्टा T1 का मतलब T1 केल्विन ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा। डेल्टा T2 का मतलब है T2 केल्विन ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं लिख देता हूँ। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, कई बार सवाल आता है और उसके अंदर वो ताप दाब के बारे में कुछ नहीं बोलता है, मतलब परिस्थितियां कुछ नहीं दे रखी हो। तुम क्या करते हैं, अगर उसमें कुछ परिस्थिति नहीं दे रखी हो तो मानक स्थिति मान के सवाल को सोल्व कर लेंगे। मानक स्थिति का मतलब डेल्टा एच को डेल्टा एच नोट मान लेंगे। देखा हमने, यदि परिस्थितियां नहीं दी गई हो तो डेल्टा एच को डेल्टा एच नोट मानना है। मानक स्थिति मान के सवाल को सोल्व कर लेंगे। दूसरा, उष्मा रसायन अभिक्रिया को, ये मैंने आपको समझा दिया। कोई हमारे पास उष्मा रसायन अभिक्रिया है, अगर उसको मैं किसी गुणांक से गुणा करूंगा तो उसका डेल्टा एच भी उसी गुणांक से गुणा होगा। अगर किसी गुणांक का भाग लगा दूंगा तो डेल्टा एच में भी उस गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। एक पॉइंट और है, एक उष्मा रसायन अभिक्रिया है, आपने उस उष्मा रसायन अभिक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया। आपने उसको रिवर्स करके लिख दिया, तो अगर आपने किसी अभिक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया ना, तो जो डेल्टा एच है उसका मैग्नीट्यूड वो का वही रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर अगर अग्र अभिक्रिया उष्मा सेपी है तो पश्च अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी। अगर अग्र अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो पश्च अभिक्रिया उष्मा सेपी होगी। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप रिवर्स करके लिख देते हो तो उसका जो डेल्टा एच है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस उसका साइन बदल जाता है। ये लिखा हमने। उष्मा रसायन अभिक्रिया को विपरीत करने पर डेल्टा एच का संख्यात्मक मान समान रहेगा लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाता है। बात वही है जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में समझा दिया। अभी अभिक्रिया ऊष्मा भी कई प्रकार की होती है, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो हमने लिखा अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे धन की अभिक्रिया या धन की, या इसको बोल देते हैं हीट ऑफ कंबशन, धन की ऊष्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे धन की उष्मा अभिक्रिया या धन हीट ऑफ, धन की अभिक्रिया ना बोलते धन की उष्मा लिखते हैं इसको, धन की उष्मा। धन की उष्मा इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब धन होता है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको। धन की उष्मा
धन की उष्मा का मतलब क्या है समझना भाई। जैसे आपने क्या किया, जैसे कार्बन का धन करवाना है, कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है। हमने क्या किया, 2 ग्राम कार्बन का पूर्ण दहन करवाया, एक बार हमने 6 ग्राम कार्बन का पूर्ण दहन करवाया, एक बार हमने 12 ग्राम कार्बन का पूर्ण दहन करवाया। तुम क्या देखते हैं, 6 कार्बन आप 2 ग्राम का दहन करवाओ या 6 ग्राम का दहन कराओ या 12 ग्राम का कराओ, उष्मा तो हमेशा ही उत्सर्जित होगी। कार्बन है, आप उसकी कितनी भी मात्रा लेके उसका दहन कराओ, उसकी उष्मा तो हमेशा निकलेगी। हाँ ये भी बात अलग है, 2 ग्राम को जलाएंगे तो x किलो जूल उष्मा निकली, 6 ग्राम को जलाया तो पता लगा y किलो जूल उष्मा निकली, और 12 ग्राम को जलाया तो पता लगा z किलो जूल उष्मा निकली। इसका मतलब अगर कार्बन की मात्रा अलग अलग है तो उष्मा भी अलग अलग उत्सर्जित होगी। तो ये बोलता है फिर हम क्या करें, तो बोला कि फिर दहन की उष्मा कहेंगे किसको, तो बोलता है कि दहन की उष्मा उसे बोलेंगे जो 1 मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर उत्सर्जित होगी। इसका मतलब जब भी आपको दहन की उष्मा की बात करनी है तो पहली बात उसके 1 मोल का दहन करवाना पड़ेगा, और दहन जब भी होगा उष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे कि 1 मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर, 1 मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसको बोलेंगे दहन की उष्मा, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। डेफिनेशन लिखी हमने, 1 मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर उत्सर्जित उष्मा दहन की उष्मा या दहन की एंथैल्पी कहलाती है। ध्यान रखना 1 मोल होना चाहिए, पदार्थ 1 मोल होना चाहिए, उसके साथ में दहन पूर्ण होना चाहिए। ये 2 बातें देखनी है। अब दहन की अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है तो उसके कुछ एग्जाम्पल बता रहे। पूर्ण दहन लिखा मैंने, आपको याद होना चाहिए कार्बन का अगर पूर्ण दहन होता है तो CO2 का निर्माण होता है, अगर आंशिक दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब अगर उत्पाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो समझ लेना दहन आंशिक है, और उत्पाद में अगर CO2 बन रहा है तो दहन पूर्ण होता है। कुछ एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल नंबर 1, C+O2 गैस से CO2 गैस बना दिया। दूसरा, C+ हाफ O2 से हमने CO बना दिया, जब उत्पाद में CO बना यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना, आंशिक दहन हो रहा है तो दूसरे नंबर की दहन की अभिक्रिया नहीं हो सकती, पहले नंबर की दहन की अभिक्रिया। पहले नंबर की दहन की अभिक्रिया है कैसे पता लगा, पहली बात तो दहन किसका हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा उसका दहन होगा, उसका 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल कार्बन है, उत्पाद में CO2 बना 1 मोल, और उत्पाद में CO2 बनने का मतलब पूर्ण दहन हो रहा है तो दहन की उष्मा होगी। तो नंबर 1 जो लिखा है ना वो कार्बन की दहन उष्मा लिखी हमने, दहन अभिक्रिया। नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 से हमने बना दिया CO2, उत्पाद में CO2 बना, CO2 बनने का मतलब दहन तो पूर्ण हो रहा है, और क्रिया कारक में यहाँ दहन किसका हो रहा है, तो यहाँ दहन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसका 1 मोल है, तो जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है उसको बोलेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की अभिक्रिया है। फोर्थ पे चले, 2 कार्बन प्लस 2 O2 से 2 CO2 बना दिया। देखो यहाँ CO2 तो बन रहा है पर कार्बन का 2 मोल है, दहन के लिए 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब जो 4th नंबर पे लिखा है वो दहन की अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 2 मोल लिखे गए जबकि दहन के अंदर उसका 1 मोल होना चाहिए, क्रियाकार 1 मोल, यानी 4th नंबर की दहन की अभिक्रिया नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो दहन की अभिक्रिया है उस पर टिक लगा रहे हैं, और जो दहन की अभिक्रिया नहीं है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट 5वां, H2 प्लस हाफ O2 से हमने H2 लिक्विड बना दिया। आपको याद होगा हाइड्रोजन का अगर पूर्ण दहन होता है तो H2 बनता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दहन हाइड्रोजन का हो रहा है, उसका 1 मोल है, तो ये अभिक्रिया हाइड्रोजन की दहन की अभिक्रिया बन गई। छठा, 2H2 प्लस O2 से हमने 2H2 लिक्विड बना दिया, दहन तो हो रहा है पर 2 मोल है, इसका ये दहन की अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन का आपने 2 मोल ले लिया। 7वां, ये बेंजीन का ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हो, यानी बेंजीन का दहन तो लिख रहे हो पर बेंजीन के कितने मोल ले लिए, 2, इसका ये बेंजीन की दहन की अभिक्रिया नहीं होगी। 8वां एग्जांपल, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2, ये लीजिए ये बेंजीन का दहन होगा। ठीक है, तो ये बेंजीन की दहन की अभिक्रिया हुई, कारण क्योंकि बेंजीन का 1 मोल है और उत्पाद में CO2 H2 बन रहा है। आप कहेंगे 7वां बोला क्यों नहीं है, इसमें भी तो CO2 H2 बन रहा था, तो CO2 H2 तो बन रहा है, तो यहाँ बेंजीन के 2 मोल है इस वजह से नहीं है, यानी पूर्ण दहन तो हो रहा है पर उसके 2 मोल ले लिए। और दहन की अभिक्रिया किससे बोलेंगे, जिसके अंदर 1 मोल का दहन होना चाहिए। 9th, मेथेन की दहन की अभिक्रिया होगी क्योंकि मेथेन का 1 मोल और उत्पाद के अंदर CO2 H2 बन गया। तो ये जो 9th नंबर पे हमने एग्जांपल लिखा है ये है मेथेन की दहन की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं दहन उष्मा के अनुप्रयोग, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये तो समझ में आ गया कि दहन उष्मा क्या होती है, दहन की अभिक्रिया क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी पहली एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम कैलोरी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो ये पता होगा कैलोरी मान होता क्या है। 1 मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर जो उष्मा निकलती है उसको बोलते हैं दहन की उष्मा। इस 1 मोल की जगह बोले 1 ग्राम। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन पर जो उष्मा निकलेगी, 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन पर जो उष्मा निकलेगी उसको बोलेंगे कैलोरी मान। यानी कैलोरी मान किसे बोलते हैं, जो कि 1 ग्राम को जलाने पर उष्मा निकलेगी, कैलोरी मान। इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू
ज्ञात करने में। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन पर उत्सर्जित ऊष्मा कैलोरीमान कहलाता है। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन पर जो ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं कैलोरीमान। अगर कैलोरीमान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसकी जो दहन की ऊष्मा है उसमें अणुभार का भाग लगा दो, कैलोरीमान निकल के आ जाएगा। देखा ना, कैलोरीमान बराबर दहन की ऊष्मा अपॉन अणुभार। ठीक है, चलो जो आपने कैलोरीमान का पता लगा लिया, अब हमारे सामने ये समस्या आती है, इस कैलोरीमान की क्या यूटिलिटी है, इसका क्या प्रोडक्टिविटी है। तो वे समझ सकते हैं कोई भी ईंधन है या कोई भी ईंधन है, उस ईंधन की आपको दक्षता पता लगानी है तो उसका बेस्ट मेथड है उसका कैलोरीमान पता लगाना। जिस ईंधन का कैलोरीमान जितना अधिक होगा वो ईंधन उतना ही अच्छा होता है। तो लिखा हमने ईंधन की दक्षता समानुपाती होती है कैलोरीमान के। हमारे पास जितने भी फ्यूल है उसमें से हाइड्रोजन होता है बेस्ट फ्यूल, कि इसका कैलोरीमान सबसे अधिक होता है। तो लिखा हमने हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, इसका कैलोरीमान होता है 150 किलोजूल पर ग्राम। कैलोरीमान कैलोरीफिक वैल्यू होती है। डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे ही लिख दिया है। दूसरा HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे बोला जाए बेस्ट फ्यूल कौन है तो आपको हाइड्रोजन उत्तर देना है। अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोकार्बन, HC का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बेस्ट फ्यूल कौन है तो हाइड्रोकार्बन के अंदर बेस्ट फ्यूल होता है मीथेन, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर मीथेन का जो कैलोरीमान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर पूछा जाए तो उत्तर मीथेन देना है। अगर आपसे बोला जाए बेस्ट फ्यूल कौन है तो आपको उत्तर हाइड्रोजन देना होता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले एप्लीकेशन बता दी। दूसरी एप्लीकेशन है ये जो दहन की ऊष्मा है इसकी मदद से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन लिखी हमने अभिक्रिया ऊष्मा ऑब्लिक अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में, मतलब किसी अभिक्रिया का डेल्टा H ज्ञात करना है। डेल्टा H R का मतलब रिएक्शन। आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने भी क्रियाकारक उत्पाद है उन सबकी इंडिविजुअल की दहन की ऊष्मा दे रखी है। आपसे बोला गया इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा क्या होगी, तो क्या करें, उसके जितने भी क्रियाकारक है क्रियाकारकों की दहन की ऊष्मा को जोड़ दो, उसमें से उत्पाद की दहन की ऊष्मा को माइनस कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा उस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा। हमने फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा H R क्या है, समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट है उनकी दहन की ऊष्मा को जोड़ना है, उसमें से माइनस करें हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। क्रियाकारक की दहन की ऊष्मा जोड़नी है, उसमें से उत्पाद की दहन की ऊष्मा को माइनस करना होता है। ये हमने आपको बोला था अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार। इसमें पहला प्रकार हमने ले लिया दहन की ऊष्मा, दूसरा प्रकार लेने जा रहे हैं हम संभवन की ऊष्मा या निर्माण की ऊष्मा। इसको लिखते हैं डेल्टा H, यहाँ लिखा F का मतलब फॉर्मेशन, और दहन में लिखा जाता है कंबशन, वहां लिख दिया जाएगा C। अगर यहाँ C लिखा गया इसका मतलब दहन की अभिक्रिया, और यहाँ F लिखा है इसका मतलब संभवन या निर्माण की ऊष्मा होती है। चलिए, जैसे दहन में क्या समझा है, 1 मोल का पूर्ण दहन होना चाहिए। ठीक है, संभवन का मतलब क्या होगा, समूह का निर्माण यानी 1 मोल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर निर्माण किसका होना चाहिए, तो पहली बात तो 1 मोल का निर्माण होना चाहिए। आपको पता है जिसका निर्माण होता है वो तो उत्पाद में होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम उत्पाद का 1 मोल देखेंगे, जबकि दहन के अंदर हम क्रियाकारक का 1 मोल देखते थे। तो संभवन का मतलब 1 मोल का निर्माण होना चाहिए। अच्छा, निर्माण तो होना चाहिए पर वो भी किससे हो, तो यहाँ जो निर्माण है वो होना चाहिए उसके अवयवी तत्वों से। अवयवी तत्व का मतलब जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना, उसकी अवयवी तत्व का मतलब H2 गैस। अवयवी तत्व का मतलब जिस रूप में वो कमरे के ताप और दाब पे पाया जाता है वो उसकी मानक और मुक्त अवस्था होती है। चलो जी, हमने लिखा 1 मोल पदार्थ के उसके अवयवी तत्व भी कौन से लेने, मानक तथा स्थायी अवस्था में। 1 मोल पदार्थ के उसके अवयवी तत्वों द्वारा निर्माण में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा निर्माण की ऊष्मा कहलाती है। 1 मोल का निर्माण होना है वो भी किससे, उसके अवयवी तत्वों से। तो इसमें जो भी ऊष्मा उत्सर्जित हो या अवशोषित हो उसको बोलेंगे संभवन की ऊष्मा या उसको बोलेंगे निर्माण की ऊष्मा। आपने देखा दहन की अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा सेपी होती है, जबकि जो संभवन है या जो निर्माण की ऊष्मा है ना वो ऊष्मा सेपी भी हो सकती है और ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। लिख भी दिया, संभवन की ऊष्मा ऊष्मा सेपी अथवा ऊष्मा शोषी हो सकती है। हाँ, जनरली ऊष्मा सेपी होती है। जनरली ये नहीं बोलेंगे हमेशा ऊष्मा सेपी होती है, हम ये बोल सकते हैं ऊष्मा सेपी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। हाँ, ये बोला जा सकता है सामान्यतया ऊष्मा सेपी होती है, पर ये नहीं बोल सकते हमेशा ऊष्मा सेपी ही होगी। ठीक है, चलिए अब इसके भी एग्जांपल बता देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने CO2 गैस के निर्माण की अभिक्रिया लिखना सिखा रहा हूँ। CO2 का निर्माण मैंने 3 एग्जांपल लिखे। पहला एग्जांपल लिखा कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस से मैंने CO2 गैस बना दिया। दूसरा एग्जांपल कार्बन डायमंड सॉलिड प्लस O2 गैस से CO2 गैस बना दिया। तीसरा
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 1/2 O2 गैस, हमने CO2 गैस बना दिया। इन तीनों को देख के मेरे को बताना है CO2 के निर्माण की अभिक्रिया क्या होगी। मैंने आपसे क्या बोला, निर्माण देखना है। तो सबसे पहले तो जिसका निर्माण हो रहा है उसका एक मोल उत्पाद में देखो, तो CO2 का एक मोल तीनों में ही है। चलो जी, क्रिया कारक में क्या बोला कि किससे बनना चाहिए, उसके अवयवी तत्वों से। CO2 का अवयवी तत्व कौन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। वो भी क्या बोला, मानक और मुक्त अवस्था, स्थायी अवस्था। कार्बन, अब कार्बन की स्थायी अवस्था आपसे बोला था अभी भी, ग्रेफाइट डायमंड में से ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। इसका जब भी संबंध लिखोगे तो ग्रेफाइट और डायमंड में से ग्रेफाइट को ही हमेशा लेना है क्योंकि वो अधिक स्थायी होता है। तो पहले में लिखा कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस, इसका मतलब पहले नंबर की जो है वो CO2 की निर्माण की अभिक्रिया। दूसरा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड आ गया और जब भी निर्माण लिखोगे तो निर्माण के अंदर स्थायी ही लेना है, यानी डायमंड लेना है, मतलब ग्रेफाइट लेना है, डायमंड नहीं लेना। तीसरा क्यों नहीं है, तो तीसरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड से बना दिया, जबकि तत्वों से लेना है और तत्व तो कार्बन है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो तीसरे नंबर की CO2 के निर्माण की अभिक्रिया नहीं है, दूसरे नंबर की भी CO2 के निर्माण की अभिक्रिया नहीं है। हाँ, पहले नंबर की जो है वो CO2 के निर्माण की अभिक्रिया, ये तो निर्माण। अब देखो इसको दूसरे एंगल से देखो, पहले अभिक्रिया को देख के लग रहा है ये कार्बन के दहन की अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया डायमंड के दहन की अभिक्रिया है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की अभिक्रिया है। इसका होगा पहले नंबर की जो अभिक्रिया है वो ग्रेफाइट के दहन की अभिक्रिया है, दूसरी डायमंड के दहन की अभिक्रिया है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया है। पर पहली जो अभिक्रिया है वो ग्रेफाइट के दहन की तो है ही सही, उसके साथ साथ CO2 की निर्माण की अभिक्रिया भी है। तो मैं बोल सकते हैं आप चाहे CO2 के निर्माण की अभिक्रिया लिखो या आप कार्बन ग्रेफाइट के दहन की अभिक्रिया लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब कार्बन ग्रेफाइट के दहन की उष्मा और CO2 के निर्माण की उष्मा दोनों का मान समान होता है, इसलिए हमने एक रिजल्ट लिख दिया। देखो तो क्या लिखा, डेल्टा HC नोट, इसका मतलब है, और कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड का मतलब कार्बन ग्रेफाइट की मानक दहन उष्मा, इस पूरे का मतलब है कार्बन ग्रेफाइट की मानक दहन उष्मा बराबर किसके, देखो डेल्टा H नोट F का मतलब निर्माण, नोट का मतलब मानक, CO2 तो इसको बोल सकते हैं CO2 की मानक संवहन उष्मा। तो हम इसे बोल सकते हैं CO2 की मानक संवहन उष्मा का मान, CO2 की मानक संवहन उष्मा का मान और कार्बन ग्रेफाइट की मानक दहन उष्मा का मान दोनों बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट की मानक दहन उष्मा, कार्बन ग्रेफाइट की मानक दहन उष्मा और CO2 की मानक संवहन उष्मा का मान बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन वगैरह आगे सोल्व करेंगे, वहां पर इस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसके लिए, H2O लिक्विड की निर्माण की अभिक्रिया। अभी तो हमने CO2 को निर्माण लिया, दूसरा ले रहा हूं मैं H2O की निर्माण की अभिक्रिया। इसमें तीन अभिक्रिया लिखी, पहले अभिक्रिया लिखी 2H2 गैस प्लस O2 गैस से मैंने 2H2 लिक्विड बना दिया। दूसरा लिखा मैंने H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से मैंने H2 लिक्विड बना दिया। तीसरा लिख रहा हूं मैं H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस से मैंने H2 लिक्विड बना दिया। निर्माण की अभिक्रिया लिखनी है, तो पहले पॉइंट तो क्या बोला, एक मोल का निर्माण होना चाहिए। तो एक मोल कहाँ देखोगे, तो उत्पाद में, क्योंकि निर्माण का उत्पाद में देखना है। तो आप देख सकते हैं पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 मोल बन गया, तो पहला एग्जांपल नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो जी पहले क्रॉस लगा दिया। दूसरा 1 मोल बन रहा है और H2 का जो अवयवी तत्व है वो होगा H2 और O2, तो H2 O2 से बना, इसका मतलब दूसरे नंबर की अभिक्रिया H2 की निर्माण की अभिक्रिया। और तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि H2 का जो अवयवी तत्व है वो H2O2 होता है, उसने अभिक्रिया लिखी H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस है, तो तीसरे नंबर की संबोधन की अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया संबोधन होगी दूसरे नंबर की। हाँ, दूसरी अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन के दहन की अभिक्रिया भी है। इसका मतलब फिर वही पॉइंट बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की दहन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन के दहन की अभिक्रिया और H2O के निर्माण की अभिक्रिया सेम होती है। या ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन की मानक दहन उष्मा और H2O की मानक संवहन उष्मा का मान समान होगा। ये लिख भी दिया, हाइड्रोजन की मानक दहन उष्मा और H2O की मानक संवहन उष्मा का मान समान होता है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल बता दिया। अब तीसरा एग्जांपल, तीसरा क्या लिखा मैंने, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस हमने CH4 गैस बना दिया, तो ये हमारे पास में मेथेन की संवहन की अभिक्रिया आ गई। ठीक है, तीसरा आ गया मेथेन का संवहन। फोर्थ नंबर पे मेरे को लिखना बेंजीन का संवहन। अब आप क्या काम करें, जिसका भी संवहन लिखना है ना, उसका 1 मोल सबसे पहले उत्पाद में लिखो। तो बेंजीन का संवहन लिखना है तो बेंजीन का 1 मोल उत्पाद में लिखा। क्रिया कारक में क्या लिखेंगे, बेंजीन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बन ग्रेफाइट लिखेंगे और हाइड्रोजन H2 लिखेंगे। संतुलित करते हुए लिख दीजिए कार्बन ग्रेफाइट इसको 6 और हाइड्रोजन H2 ये 3, ये लीजिए बेंजीन की संवहन की अभिक्रिया आ गई।
मेरे को लिखना है अमोनिया का संवहन, तो सबसे पहले क्या किया, अमोनिया का 1 मोल मैंने उत्पाद में लिखा, क्रियाकारक में क्या लिखूंगा, N2 और H2 संतुलित करना है तो लिखा जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, इससे हमने NH3 गैस बना दिया। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। छठा एग्जांपल लिखना है मेरे को, KOH का निर्माण, KOH सॉलिड बनाना है, तो KOH सॉलिड के अंदर उत्पाद में क्या करो, KOH सॉलिड का 1 मोल लिख दो, क्रियाकारक में क्या लिखोगे, अब इसमें क्या क्या, एक तो पोटेशियम है और पोटेशियम कमरे के ताप पर K सॉलिड के रूप में पाया जाएगा तो K सॉलिड लिख दिया, एक हाइड्रोजन लेना है, एक ऑक्सीजन लेना है, तो क्या लिखेंगे 1/2 H2 और 1/2 O2, तो ये बन गया ना 1/2 H2 1/2 O2, ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे को लिखना है N2O3 का निर्माण, N2O3 का निर्माण, तो N2O3 का 1 मोल मैंने उत्पाद में लिख दिया। अब इसमें क्या, एक तो नाइट्रोजन लेना है और ऑक्सीजन की जो स्थायी अवस्था है वो O2 है ना कि O3 है, तो क्या लिखा जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 O2 से हमने N2O3 बना दिया। नेक्स्ट मेरे को लेना है C6H12O6 यानी ग्लूकोज के निर्माण की अभिक्रिया लिखनी है, तो ग्लूकोज का 1 मोल उत्पाद में लिखा, क्रियाकारक में क्या लिखेंगे, या कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन ग्रेफाइट लिख दिया। इधर कितने हाइड्रोजन है 12, तो वहां लिखेंगे 6H2, ये 6H2 आ गया। ऑक्सीजन कितने 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 3O2, ये आ जाएगा ग्लूकोज की निर्माण की अभिक्रिया। नेक्स्ट मेरे को लिखना है NOH सॉलिड के निर्माण की अभिक्रिया, NOH सॉलिड का 1 मोल उत्पाद में लिखो। अब इसमें क्या लिखा जाएगा क्रियाकारक में, तो एक तो लिखेंगे सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड आ गया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो लिखा जाएगा 1/2 O2 प्लस 1/2 H2, ये आ जाएगी NOH के निर्माण की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए जी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये, हमारे पास में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी हमारे पास तत्व हैं, उनकी मानक और मुक्त अवस्था में मानक संवहन ऊष्मा का मान 0 होता है। हमने लिखा सभी तत्वों की मानक तथा मुक्त अवस्था में, सभी तत्वों की मानक तथा मुक्त अवस्था में मानक संवहन ऊष्मा का मान 0 माना गया है। जैसे और मानक और मुक्त अवस्था का, जैसे हाइड्रोजन की मानक और मुक्त अवस्था होती है H2 गैस, ऑक्सीजन की O2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस, ब्रोमीन Br2 लिक्विड, आयोडीन I2 सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट लेना है और सल्फर को रोम्बिक लेना होता है। इन सब के लिए ये सब क्या है, मानक और मुक्त अवस्था में, तो इनके लिए मानक संवहन ऊष्मा का मान 0 माना गया है। 0 आया नहीं, कैसे हमने मान लिया है, तो इनका मानक संवहन ऊष्मा का मान 0 माना गया है। पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हमने, किसी यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा का मान उस यौगिक की मानक एंथैल्पी के बराबर होता है। यानी किसी यौगिक की आप मानक संवहन ऊष्मा को हो या उस यौगिक की मानक एंथैल्पी को, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मैंने ले लिया मेथेन का निर्माण, ये लीजिए कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस हमने बना दिया मीथेन, ये मेथेन के निर्माण की अभिक्रिया। इसका मतलब जो भी इस अभिक्रिया का डेल्टा H होगा उसको बोलेंगे मेथेन की संवहन की ऊष्मा। तो देखो डेल्टा H नॉट R इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा का मतलब मेथेन की मानक संवहन ऊष्मा, क्योंकि मेथेन की संवहन की अभिक्रिया। ये तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या लिखा, कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन लिया, ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट तो मानक और मुक्त अवस्था में, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट की एंथैल्पी 0 होगी। मेथेन प्रोडक्ट मेथेन है, मेथेन HP नॉट प्रोडक्ट की एंथैल्पी तो 0 होगी। अभी जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, तत्वों के लिए 0 होता है, ये तो यौगिक है इसके लिए 0 नहीं होगा। आपको कभी भी डेल्टा H निकालना हो तो डेल्टा H क्या लिखते हो आप, HP-HR, तो इसके लिए भी डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H नोट निकालना है तो क्या लिखे, HP नोट -HR नोट। इसको देख के क्या पता लग रहा है, HR नोट का मान तो 0 है, तो इसका मान तो 0 हो गया, HR नोट का मान ये तो 0 हो गया। तो वैसे लिख सकते हैं डेल्टा H नोट R का मान HP नोट के बराबर होगा। डेल्टा H नोट R के मतलब यही तो हुआ ना मेथेन का मानक संवहन ऊष्मा। HP नोट P का मतलब प्रोडक्ट तो मीथेन है, तो ये मीथेन आ गया। तो इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, मेथेन की मानक संवहन ऊष्मा का मान मेथेन की मानक एंथैल्पी के बराबर होता है। तो मैं आपसे ये तो कहना चाह रहा हूँ ना, किसी यौगिक की आप मानक एंथैल्पी कहो या उस यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा कहो, बात एक ही है। क्योंकि हमारे पास जब सवाल आएंगे ना आगे, तो या तो वो ऐसे बोलेगा ये इस यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा है, या ऐसे बोलेगा ये इस यौगिक की मानक एंथैल्पी है। तो मानक एंथैल्पी कहें या मानक संवहन ऊष्मा कहें, दोनों का एक ही मतलब होता है। मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यही समझाया। ये डेरिवेशन अगर आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये तो जब सवाल वगैरह आएंगे ना, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपसे ये बोले कि CO2 की मानक संवहन ऊष्मा, या आपसे बोले CO2 की मानक एंथैल्पी, तुम दोनों का एक ही मतलब लेना है। ठीक है जी। एक पॉइंट
अब ये संभव उष्मा के अनुप्रयोग बता देना, इसका अनुप्रयोग है एप्लीकेशन, इसका एक ही अनुप्रयोग है अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करने में। मतलब आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने भी क्रियाकारक उत्पाद है उन सबकी संभव उष्मा दे रखी है। आपसे बोला इस अभिक्रिया की उष्मा, अभिक्रिया उष्मा का पता लगाओ, तो क्या करना है, जितने भी उत्पाद है उनकी संभव उष्मा को जोड़ना है, उसमें से क्रियाकारक की संभव उष्मा को माइनस करना है। तो ये लिखा हमने समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, यानी उत्पाद की संभव उष्मा को आप जोड़ दीजिए, उसमें से क्रियाकारक की संभव उष्मा को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक।